मेरी उम्र 10 साल थी जब मेरे बाप का इंतकाल हुआ। एक आम सा दिन था। गर्मी अपने उरूज पर, सूरज तप रहा था जैसे आसमान से आग बरस रही हो, और मेरे हाथ में पुराना सा बस्ता था। मैं स्कूल से वापस आया तो घर के सामने एक हुजूम देख कर ठटक गया। एक लम्हे को दिल जैसे धड़कना भूल गया। अम्मा की सिसकियाँ और रिश्तेदारों की भारी आवाज़ें गूंज रही थी। मैं अंदर गया तो मेरे बाप का बेजान जिस्म चारपाई पर पड़ा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। सिर्फ अम्मा का चेहरा याद है, आंखों में आंसू और चेहरे पर एक सवाल जैसे दुनिया खत्म हो चुकी हो। वो दिन मेरी जिंदगी का पहला मोड़ था। बाप का साया सर से उठ जाए तो बचपन कहीं पीछे रह जाता है। अम्मा के आंसू में मैंने ख्वाबों को लपेट कर रख दिया, मगर अम्मा ने हार नहीं मानी। दूसरे ही दिन से उन्होंने लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दिया। सुबह सूरज निकलने से पहले वो घर से निकल जाती और शाम अंधेरे में वापस आती। उनके हाथों की खुरदरी लकीरें उनकी कुर्बानियों की गवाह थी। अक्सर अम्मा रात को थकी हारी आकर मेरे सर पर हाथ रखती, कहती, बेटा, तूने बड़ा आदमी बनना है, तूने अफसर बन के मेरे सब दुखों का बदला लेना है। मैं खामोशी से उनके चेहरे को देखता और बस दिल में कहता, अम्मी, मैं आपको कभी मायूस नहीं करूँगा। हमारा घर कच्चा था, छत से बारिश के दिनों में पानी टपकता और हम दोनों कोने में दुबक कर बैठ जाते। सर्दियों में जब ठंडी हवा छत की दरारों से अंदर आती, अम्मा मुझे अपनी शॉल में लपेट लेती। ठंड लग रही है ना, सब्र कर, एक दिन ये सब खत्म हो जाएगा। उनका यकीन मेरे अंदर उम्मीद बनकर पनपता रहा। स्कूल जाना मेरे लिए एक मिशन था। मैं कभी छुट्टी नहीं करता था, चाहे पेट खाली होता या जूते फटे हुए। क्लास में सब मुझे मास्टर जी कहकर बुलाते, क्योंकि मैं हमेशा सवालों का सही जवाब देता। उस्ताद भी मेरी मेहनत के कायल थे। कई बार स्कूल का चौकीदार कहता, पुत्र, तू वाकई बड़ा अफसर बनेगा, तेरी आंखों में रोशनी है। गांव के बच्चे अक्सर मेरा मजाक भी उड़ाते थे, ओए फकीर का बच्चा, क्या खाक अफसर बनेगा। मैं उनकी बातों को सुनकर मुस्कुरा देता, क्योंकि मेरे कान अम्मा की बातों के आदि थे, जिनमें सिर्फ हौसला था। एक दिन स्कूल से वापसी पर अम्मा ने कहा, कल से मैं दूसरा काम भी करने लगी हूँ। दिन में सफाइयाँ, शाम को सिलाई। मैंने उनके हाथों को देखा, जिन पर पहले ही छाले थे। अम्मी, रहने दे, मैं भी काम कर लूँगा। उन्होंने मेरी बात पर जोर से मेरी नाक खींची। पगले, तेरा काम सिर्फ पढ़ना है, काम तो मैं करूँगी, और एक दिन तू मेरा फ़ख्र बनेगा। उस दिन मैंने किताबों से एक अहद किया कि उनको कभी छोड़ूंगा नहीं। कई रातें ऐसी गुजरी जब अम्मा सिलाई करती जाती और मैं मोमबत्ती की रोशनी में सबक याद करता रहता। जब बिजली चली जाती तो मैं अम्मा से कहता, अम्मी, ये अंधेरा हमें नहीं रोक सकता ना। और वो कहती, नहीं बेटा, हम अंधेरे से लड़ना जानते हैं। एक दिन स्कूल में जब मेरा नाम बेहतरीन तालिब इल्म के तौर पर लिया गया, अम्मा को बुलाया गया। वो सादा सी चादर ओढ़े आई थी, और जब उस्ताद ने उन्हें बताया कि आपका बेटा स्कूल का सबसे होनहार बच्चा है, तो अम्मा की आंखों से आंसू बहने लगे। वो रो रही थी, मगर उनके चेहरे पर एक फातिया की मुस्कुराहट थी। उस दिन मैंने पहली बार खुद को मजबूत महसूस किया। एक खामोश ताकत मेरे अंदर उभरी। मैं जानता था ये सिर्फ शुरुआत है, अभी बहुत सफ़र बाकी है। मैंने अम्मा से कहा, अम्मी, मैं वादा करता हूँ, एक दिन आपके सारे दुखों का हिसाब चुका दूंगा। उन्होंने मेरी पेशानी पर बोसा दिया, और मैं उस दिन सफ़ेद साड़ी की जगह रंगीन कपड़े पहनूंगी। बस वो लम्हा था जब मैंने सोच लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, अम्मा का ख्वाब पूरा करके रहूँगा। 8वीं जमात का रिज़ल्ट आया तो मैंने पूरे स्कूल में दूसरी पोजीशन हासिल की थी। इम्तिहानात के दिनों में अम्मा दिन रात दुआओं में लगी रहती थी, और नतीजा जब आया तो मेरी खुशी से ज़्यादा उनकी आंखों में इत्मीनान था। गांव से आगे 2 किलोमीटर दूर सरकारी हाई स्कूल था। वही वह दिलारा था जहां पूरे इलाके के लड़के पढ़ते थे। गर्मी हो या सर्दी, मैं रोज़ पैदल स्कूल जाता। स्कूल का रास्ता कच्चा था, मिट्टी उड़ती थी, बारिशों में कीचड़ होता, मगर मेरे हौसले में कभी कमी ना आई। हाई स्कूल में पहले दिन मेरा तारुफ हुआ तो एक उस्ताद ने मेरा नाम सुनकर कहा, ओह, ये वही बच्चा है जिसने 8वीं में वजीफ़ा लिया है। और पूरी क्लास की नज़रें मेरी तरफ उठ गई। मुझे किसी की आंखों में दिलचस्पी नजर आई, किसी में रश्क, और एक चेहरा ऐसा भी था जिसमें साफ नफरत दिखाई देती थी। वो जुनेद था, जफ़र चौधरी का बेटा। जुनेद मेरे साथ वाले बेंच पर बैठता था। वो हर वक्त अपने बाप की ताकत का जिक्र करता, जैसे उसे यकीन हो कि दुनिया की हर चीज़ वो ज़बरदस्ती ले सकता है। मेरे अब्बा ने ही तो स्कूल के पीछे वाली ज़मीन दी थी, वरना ये अमारत कहाँ बनती। मैं खामोश रहता, क्योंकि मुझे बहस से दिलचस्पी नहीं थी,
और शायद इसलिए भी कि मैं अपनी बात से ज़्यादा अपने काम पर यकीन रखता था। एक दिन साइंस के उस्ताद ने सवाल किया, ज़मीन सूरज के गिर्द कितने दिनों में चक्कर मुकम्मल करती है? पूरी क्लास खामोश थी। मैंने हाथ उठाया। 365 दिन और 6 घंटे सर। उस्ताद ने सर हिलाया। शाबाश, बिल्कुल दुरुस्त। जुनैद ने गुस्से से मुझे देखा, जैसे मैंने उसकी बेइज्जती कर दी हो। उस दिन के बाद वो अक्सर मुझसे उलझने की कोशिश करता, कभी जानबूझकर मेरा रास्ता रोकता, कभी मेरे बस्ते को धक्का देता। मैं जानता था वो क्यों ऐसा करता है। उसे मेरी काबिलियत से नहीं, मेरी खुददारी से नफरत थी। उसे लगता था कि बगैर ताकत के कोई लड़का उसके बराबर खड़ा कैसे हो सकता है। इस दौरान मैं स्कूल की तमाम सरगर्मियों में हिस्सा लेता रहा। तकरीरी मुकाबलों में मेरा नाम आता, मजमून नवेसी में इनाम मिलता। एक दिन प्रिंसिपल ने मुझे बुलाकर कहा, बेटा, तुम्हारी मेहनत हमें नज़र आ रही है। हम तुम्हें ज़िला लेवल मुकाबले के लिए भेजने का सोच रहे हैं। वो लम्हा मेरे लिए फ़ख्र का था। जुनैद वहीं खड़ा सब सुन रहा था। उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था, मगर वो कुछ बोल नहीं सका। स्कूल के बाहर भी वडेरे की ताकत का चर्चा होता। गाँव के बड़े बूढ़े अक्सर कहते, ज़फ़र चौधरी ने सब कुछ दबा रखा है, कोई उसके आगे बोल नहीं सकता। एक दिन गांव के एक शख्स का बैल ज़फ़र चौधरी की ज़मीन में घुस गया। अगले दिन उस शख्स का बैल गायब था और उसके चेहरे पर चोट के निशान। सब जानते थे कि किसने किया, मगर कोई बोल नहीं सकता था। यही ताकत जुनैद के रवैये में भी थी। वो समझता था कि जिसका बाप वडेरा है उसे कानून, उसूल या इखलाकियात का लिहाज नहीं करना पड़ता। लेकिन मेरी परवरिश ऐसी नहीं थी। मैंने अम्मा से सीखा था कि सच्चाई, सब्र और मेहनत के सामने कोई ताकत देरपा नहीं होती। मेरी ज़िंदगी का अगला इम्तिहान अभी आना बाकी था। जुनैद का हसद बढ़ रहा था और उसके बाप की ताकत मेरे ख्वाबों के रास्ते में एक नई दीवार बनने वाली थी। नवीं जमात के बाद मेरी सारी तवज्जो एक ही हदफ पर थी। मैट्रिक में ऐसी पोजीशन लेनी है कि सारे गांव को जवाब मिल जाए कि ताकत ज़मीनों से नहीं, दिमाग से आती है। हर दिन, हर रात बस इसी सोच में गुजरती। जुनैद और उस जैसे दूसरे लड़कों के ताने, उस्तादों की छुपी छुपी हमायत और सहूलियात की कमी, सबको मैंने अपनी मुहारक कुव्वत बना लिया था। मैट्रिक के पेपर आसान नहीं थे, मगर जो कुछ पढ़ा था वो ठीक से याद था। मुझे हर पर्चे के बाद ये इत्मीनान होता कि मैंने भरपूर दिया है। इम्तिहान ख़त्म हुआ तो जैसे पूरे जिस्म से बोझ उतर गया। गाँव में नताइज की बेचैनी सब पर तारी थी, ख़ास तौर पर मेरे स्कूल में। अगले 2 महीने मैंने घर पर अम्मा के साथ गुजारे। वो मुझे हर रोज़ दुआएं देती थी और मैं रोज़ बोर्ड की वेबसाइट पर रिजल्ट आने की तारीफ देखता था। फिर एक दिन वो सुबह आ गई। प्रिंसिपल ने मुझे खुद फ़ोन किया, मुबारक हो बेटा, तुमने बोर्ड टॉप किया है, पूरे ज़िले में पहला नंबर है। मैं खामोश हो गया, दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। फ़ोन रखा तो अम्मा को बताया, वो सजदे में गिर गई। 2 दिन बाद स्कूल वालों ने बताया कि मुझे बोर्ड की तरफ से 10 लाख रुपए का इनाम और एक शील्ड मिलनी है जो सालाना तकरीब में दी जाएगी। साथ में कॉलेज स्कॉलरशिप भी कन्फर्म थी। मैंने दिल ही दिल में सोच लिया, अब शहर जाकर पढ़ूंगा, माँ को लेकर नया घर लूँगा जहाँ हम इज्जत से जी सकेंगे। तकरीब के दिन मैंने अपना सबसे अच्छा लिबास पहना जो मेरे उस्ताद ने मुझे तोहफे में दिया था। मैं स्कूल पहुंचा तो माहौल कुछ अजीब सा लगा। मुझे स्टेज के पीछे बिठा दिया गया जहां बाकी बच्चों के वालिदैन भी बैठी थी। जुनैद नज़र नहीं आया, अलबत्ता उसका छोटा भाई सुहेल आगे अगले कतार में बैठा था, नए कपड़ों में, बाल संवारे हुए, जैसे वो हीरो हो। प्रोग्राम शुरू हुआ। प्रिंसिपल ने माइक पर आकर बोर्ड के नताइज सुनाए। इस साल हमारे स्कूल ने काबिल फ़ख्र कारकर्दगी दिखाई। मैं सोच रहा था मेरा नाम आएगा और मुझे स्टेज पर बुलाया जाएगा, लेकिन अगली बात ने जैसे मेरे पैरों तले से ज़मीन खींच ली। हमारे होनहार तालिब इल्म सुहेल चौधरी ने स्कूल का नाम रोशन किया और बोर्ड की तरफ से 10 लाख का इनाम और शील्ड हासिल की। तालियां बजने लगी। जुनैद और उसके बाप ज़फ़र चौधरी स्टेज के करीब मौजूद थे और सुहेल को ट्रॉफ़ी देते वक्त प्रिंसिपल ने कहा, ये हमारे गांव की शान है। मेरे कानों में शोर गूंज रहा था। मैं खामोश बैठा रहा, जैसे कोई ख्वाब टूटा हो। मैंने मेज़बान से पूछा, सर, मेरा नाम क्यों नहीं लिया गया? उन्होंने आहिस्ता से कहा, मामला ऊपर से आया है, हम कुछ नहीं कर सकते। प्रोग्राम ख़त्म हुआ तो सब बच्चे अपने इनामात के साथ तस्वीरें बनवा रहे थे। मैं एक तरफ खड़ा सुहेल को शील्ड हाथ में लिए हंसते हुए देख रहा था। जुनैद ने मुझे देखकर तंजिया मुस्कुरा कर कहा, जहानत हो तो भी क्या फ़ायदा जब बाप के पास ज़मीन ना हो। बस वो लम्हा था। मैंने स्टेज के करीब जाकर सुहेल के मुंह पर ज़ोरदार थप्पड़ मारा। स्टेज पर सन्नाटा छा गया।
जुनैद कुछ समझ नहीं पाया, मैं भाग चुका था। मेरे कदम खुद ब खुद बस अड्डे की तरफ उठे। रास्ते में किसी को कुछ नहीं बताया। जेब में वही 2000 रुपये थे जो स्कूल से मिले थे, शायद इसी दिन के लिए। बस स्टैंड पर पहुंचा तो पहले ही बस शहर की तरफ जा रही थी। टिकट खरीदा और बैठ गया। मैं नहीं जानता था कहाँ जा रहा हूँ या कहाँ उतरना है। बस चलती रही और मैं खिड़की से बाहर देखता रहा। मेरे जहन में मुसलसल वो स्टेज का मंजर चल रहा था। वो शील्ड जो मेरी थी, वो झूठी मुस्कुराहटें, वो ताकत का खेल। मेरी जेब में बस टिकट, 2000 रुपये और एक छोटा सा बस्ता था, पर मेरे दिल में एक आग थी। ये सब कुछ मेरे लिए नया नहीं था, पर यह धोखा, ये बराह रास्त मेरी पहचान पर हमला था। मुझे मालूम था अगर मैं घर वापस गया तो वडेरे के आदमी मुझे ढूंढ निकालेंगे, और अगर वो मुझे पकड़ लेते तो मेरे लिए कोई रास्ता बाकी न बचता। मैं जानता था मैं अपनी माँ से दूर हो रहा हूँ, पर अब उसे कुछ बनकर ही मिलूंगा। इसीलिए मैंने वापसी का रास्ता नहीं देखा, आगे जाने का इरादा कर लिया, चाहे पता ना हो मंजिल कहाँ है। बस ने जब हॉर्न दिया तो मैं जैसे किसी ख्वाब से जागा। अड्डे पर रश था, मगर मेरी आंखें खाली थी। मैं खिड़की के पास बैठा बाहर देख रहा था। मेरे साथ वाली सीट पर एक उम्र रसीदा शख्स बैठा था। सर पर सफ़ेद टोपी, दाढ़ी थोड़ी सी उजड़ी हुई, मगर चेहरे पर एक ख़ास किस्म का सुकून। उनकी नज़रें मेरे चेहरे पर जमी थी। कुछ देर बाद उन्होंने नरमी से पूछा, बेटा कहाँ जा रहे हो? मैंने कंधे उचका दिए। पता नहीं। उन्होंने फिर सवाल किया, घर वालों से इजाज़त ली? मेरी आंखों से खामोशी बहने लगी। मैंने रुख मोड़ लिया। शायद बात करना नहीं चाहता था, ये शायद अल्फाज नहीं थे। बस शहर से बाहर निकल चुकी थी। काफ़ी वक्त गुजर गया। उन्होंने दोबारा कोशिश की, बेटा मैं अजनबी ज़रूर हूँ, मगर तुम्हारे दुख चेहरे पर साफ लिखे है। कुछ बताओगे तो शायद कुछ कर सकूँ। उनका लहजा ऐसा था जिसमें दिलचस्पी नहीं, खुलूस था। मैं थोड़ा झुका और आहिस्ता आवाज़ में सारी कहानी सुना दी। मैं बोलता रहा, वो सुनते रहे। जब मैं रुका तो वे चंद लम्हे खामोश रहे, फिर आहिस्ता से बोले, तुम बहुत ख़ास हो, तुम्हें कोई बचाने वाला है, तभी तुम आज मेरे पास आ गए हो। मैंने कुछ न कहा, बस उनकी तरफ देखा। मेरा नाम अमजद है। मैं एक फाउंडेशन से जुड़ा हूँ। वहाँ ऐसे बच्चे, बूढ़े, ख़वातीन सबको पनाह दी जाती है जिनका कोई सहारा ना हो। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वहाँ ले जा सकता हूँ। मैंने आहिस्ता से कहा, मगर मैं लावारिस नहीं हूँ। अमजद अंकल ने मेरी तरफ झुक कर कहा, जानता हूँ तुम्हारी माँ है, तुम्हारा माजी है, मगर अगर तुम ये सब जाहिर करोगे तो वो लोग तहकीकात करेंगे, और जिस ताकत से तुम भागे हो वो तुम्हें ढूंढ निकालेगी। मैं खामोश हो गया। उनकी बात में वजन था। मैंने हल्की से हामी भर ली। रास्ते में बस एक होटल पर रुकी। अमजद अंकल मुझे अपने साथ नीचे ले गए। एक सादा सा होटल था, मगर उन्होंने मेरे लिए पराठा और अंडा मंगवाया। खाओ बेटा, खाली पेट दिमाग कुछ भी सही नहीं सोचता। मैंने नवाले छोटे छोटे लिए, लेकिन अरसे बाद पेट में कुछ गया था। शाम ढलने लगी थी। जब बस शहर में दाखिल हुई, वो मुझे साथ लेकर एक टैक्सी में बैठे। मैं मुसलसल खिड़की से बाहर देख रहा था। अजनबी इमारतें, शोर, रोशनियों की चमक, सब मेरे लिए नया था। कुछ देर बाद टैक्सी एक सफ़ेद इमारत के सामने रुकी। दरवाजे पर बोर्ड लगा था, रिफा फाउंडेशन, ज़रूरतमंदों का मरकज़। अंकल ने टैक्सी वाले को पैसे दिए, मुझे हाथ पकड़कर अंदर ले गए। इस्तकबालिया पर एक खातून बैठी थी। अमजद अंकल ने उनसे कहा, ये बच्चा लावारिस है, सड़क पर मिला है। बहुत समझाया मगर कुछ नहीं बता रहा। खातून ने मुझे एक नज़र देखा, रजिस्टर निकाला और मेरा नाम लिखने को कहा। अमजद अंकल ने मेरी तरफ देखकर इशारा किया, फ़र्जी नाम लिख लो। मैंने कुछ देर सोचकर आफाक लिखा। उसके बाद वो मुझे वार्डन के हवाले कर गए। जाते वक्त अंकल ने मुझे एक पर्ची दी, ये मेरा नंबर है, अगर कुछ हो या किसी से बात करनी हो तो फ़ोन करना, और फिक्र न करो, मैं तुम्हारी माँ तक तुम्हारी खबर पहुँचा दूँगा। वो तुम्हें ढूंढ लेगी या मैं उसे ले आऊँगा। मैंने पर्ची को जेब में रखा जैसे कोई ख़जाना हो। शुक्रिया अंकल। वो मुस्कुराए, शुक्रिया बाद में, पहले खुद को संभालो। फाउंडेशन का माहौल सुकूनदेह था। हॉस्टल के अंदर बहुत से कमरे थे। हर कमरे में 3-4 लड़के, मेरे कमरे में 2 और लड़के थे, आरिफ और समी। दोनों मेरी उम्र के थे। समी थोड़ा शरारती, आरिफ पढ़ाकू किस्म का। नया हो? कहाँ से आए हो? समी ने फ़ौरन सवाल किया। इधर उधर से। हम सब उधर उधर से आए हैं भाई, अब तो यही घर है। अगले दिन मुझे कुछ नए कपड़े, बिस्तर और एक रजिस्ट्रेशन कार्ड दिया गया।
साथ ही एक मशावरती सेशन भी रखा गया ताकि मेरी जहनी हालत को समझा जा सके। मैंने बस इतना बताया कि मुझे पढ़ना है, बाकी सब बात की बात है। फाउंडेशन के हेड सर वसीम ने मुझे बुलाकर कहा, हम तुम्हें गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिल करवा रहे हैं। फाउंडेशन की गाड़ी तुम्हें ले जाया करेगी, बस तुम मेहनत करो। मैंने सिर्फ सर हिलाया। जिंदगी एक नए मोड़ पर आ गई थी। ये जगह मेरी पहचान छीन कर मुझे सुकून दे रही थी। न यहाँ कोई जुनैद था, न किसी बडेरे का बेटा। यहाँ सब बराबरी में जीते थे। कमरे में रात को मैंने पर्ची निकाल कर देखी। अमजद अंकल का नंबर कुछ देर घूरता रहा। दिल चाहा फ़ोन करके उनसे बात करूं, पर फिर सोचा उन्हें वक्त चाहिए होगा। मैंने खुद से वादा किया, यहाँ से मैं वो बनूंगा जो मेरी माँ चाहती थी, मगर इस बार बगैर किसी का एहसान लिए। उस रात नींद सुकून से आई। कई दिनों बाद ऐसा लगा कि मैं महफूज हूँ। फाउंडेशन में दिन बाकायदगी से गुजरते थे। हर चीज़ एक निज़ाम के तहत चलती थी। सुबह का आगाज़ नमाज और नाश्ते से होता। फिर जो लड़के स्कूल या कॉलेज जाते थे उनके लिए पिक एंड ड्रॉप सर्विस मौजूद थी। मैं भी जल्दी ही उस मामूल का हिस्सा बन गया। जिस कॉलेज में मेरा दाखिला हुआ वो शहर के मशहूर सरकारी अदारों में से एक था। यहाँ आना मेरे लिए किसी ख्वाब जैसा था, क्योंकि पहली बार मैं उन क्लास रूम्स में बैठने वाला था जहाँ वसाइल की कमी नहीं थी। कॉलेज के पहले दिन ही मेरी मुलाकात ज़ुबैर से हुई। वो मुझसे 1 साल सीनियर था और फाउंडेशन में ही रहता था। तुम नए हो? जी, आफाक नाम है मेरा। ज़ुबैर, कुछ भी चाहिए हो बिला झिझक बताना। ये कॉलेज पहले दिन में थोड़ा खौफनाक लगता है, लेकिन आदत हो जाती है। ज़ुबैर के रहनुमाई ने मुझे शुरू के दिनों में काफ़ी सहूलत दी। क्लासेस शुरू हुई तो मैंने महसूस किया कि यहाँ मुकाबला सख्त है, मगर मुझे उसका सामना करने का मज़ा आने लगा था। मैं हमेशा अपनी नशिस्त पर सबसे पहले आकर बैठता, उस्तादों से सवालात करता, नोट्स बनाता और वक्फों में भी खुद को मुताले में मसरूफ़ रखता। एक दिन मेरी क्लास की एक टीचर मिस नाजिया ने कहा, आफाक, तुम नए हो, मगर तुम्हारे सवालात से लगता है कि तुम काफ़ी चीज़ें पहले ही पढ़ चुके हो। तुम्हारे जैसा फोकस मैंने कम ही देखा है। ये जुमला मेरे लिए एक नई तवानाई का सबब बना। मैंने खुद से कहा, यहाँ भी वही उसूल चलेंगे, मेहनत, खामोशी और खुददारी। फाउंडेशन में शाम के वक्त स्पोर्ट्स का वक्त होता था। सब लड़के ग्राउंड में आकर फुटबॉल या क्रिकेट खेलते थे। पहले दिन मैं कोने में बैठा सबको देखता रहा। फिर एक दिन ज़ुबैर ने बल्ला थमाते हुए कहा, बस काफ़ी हुआ, आओ खेलते हैं। यहाँ सिर्फ पढ़ने से दिमाग थक जाता है, थोड़ा सांस भी लेना सीखो। तब मुझे अंदाज़ा हुआ कि यहाँ सिर्फ सच छुपाने की जगह ही नहीं, ज़िंदगी गुजारने का सलीका भी सिखाया जाता है। समी, जो मेरे साथ कमरे में रहता था, वो अक्सर मजाक करता, यार आफाक, तुम तो स्टूडेंट नहीं, कोई खुफिया रोबोट लगते हो, हर वक्त पढ़ाई पढ़ाई। मैं हंस देता, बस तुम खेल में अच्छे हो, मैं किताबों में। ज़िंदगी में किसी न किसी मैदान में तो अच्छे होना चाहिए ना। 1 महीने बाद ही मैंने अपनी क्लास में नुमाया कारकर्दगी दिखानी शुरू कर दी थी। कुछ मज़ामीन में मैंने सबको पीछे छोड़ दिया। कॉलेज के रूस आतिज़ा ने मुझे प्राइवेट स्टडी ग्रुप्स में शामिल किया, जहाँ मुतलबा की खसूसी रहनुमाई करते थे। फाउंडेशन में जुमे की शाम एक सेशन होता था, जिसमें सब अपने हफ्तावार कारकर्दगी, मसाइल या सवालात शेयर करते थे। उस दिन मैंने पहली बार बोलने का फ़ैसला किया। मेरा नाम आफाक है, मैं यहाँ पिछले 1 महीने से हूँ। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि अगर किसी को लगे कि वो पीछे रह गया है, तो याद रखो, आगे निकलने के लिए रेस शुरू करना ज़रूरी है। बाकी वक्त खुद फैसला करेगा कौन जीता। सबने तालियां बजाई। सर वसीम ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा, आफाक, तुम सिर्फ यहाँ के बच्चों के लिए नहीं, बाहर की दुनिया के लिए भी मिसाल बन सकते हो। ये जुमले मेरे अंदर कुछ बिठा गए। अब मेरी दुनिया नई थी और मैं खुद को उसका हिस्सा महसूस करने लगा था। मैं रात को देर तक लाइब्रेरी में बैठा पढ़ता, समी खराटे मारता और आरिफ होमवर्क लिखते लिखते सो जाता। हम सब की ज़िंदगी अलग थी, मगर एक ही छत के नीचे नई उम्मीद लिए एक नई दुनिया में जी रहे थे। ज़िंदगी तेज़ी से आगे बढ़ रही थी और मुझे अंदाज़ा भी नहीं हुआ कि यहाँ आए हुए 6 महीने हो चुके। अब मैं सिर्फ जिंदा नहीं, जीने का ढंग सीख रहा था। फाउंडेशन में 6 माह गुजर चुके थे। दिन अपनी रफ्तार से चलते, कॉलेज का मामूल, सेशंस, समय की शरारतें, आरिफ के नोट्स के पीछे दौड़ और लाइब्रेरी की खामोश शामें, ये सब मेरे रोज़मर्रा का हिस्सा बन चुके थे। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ज़ाहिरी सुकून में भी खलल डाल देती हैं। जैसे दिल के किसी कोने में मौजूद एक पुराना सवाल, अम्मा को मेरी खबर मिली या नहीं। मैंने बारहा पर्चे पर लिखा, अमजद अंकल का नंबर निकाला।
पढ़ा, पलटा, जेब में वापस रखा और कभी फ़ोन करने का हौसला न कर सका। कभी लगा शायद वो मसरूफ़ होंगे, कभी सोचा अभी वक्त नहीं आया। लेकिन एक शाम जब लाइब्रेरी से वापस आया तो दिल बेचैन था। न समय की बातों में दिलचस्पी रही, न खाने का जायका महसूस हुआ। मैंने आखिरकार फ़ोन निकाला, कमरे से बाहर निकलकर सीढ़ियों पर बैठा, नंबर डायल किया। कई सेकंड तक घंटी बजती रही, फिर किसी मर्द ने फ़ोन उठाया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, क्या मैं अमजद अंकल से बात कर सकता हूँ? दूसरी तरफ खामोशी छा गई। फिर आहिस्ता से आवाज़ आई, बेटा आप कौन? मैं आफाक हूँ, वो बच्चा जिसे उन्होंने फाउंडेशन में दाखिल करवाया था 6 माह पहले। कुछ देर के लिए दूसरी तरफ सिर्फ सांसों की आवाज़ सुनाई दी। फिर वो बोले, बेटा मैं उनका कज़न बात कर रहा हूँ। अमजद भाई तो उस दिन इंतकाल कर गए थे जब वो तुम्हें वहाँ छोड़ कर जा रहे थे। मेरे हाथ से फ़ोन गिरते गिरते बचा। मैंने दोबारा फ़ोन कान से लगाया। क्या मतलब? किस दिन? उसी दिन शाम को जब वो लाहौर से वापस आ रहे थे। उनकी गाड़ी को हादसा हुआ था। हम सबको यही लगता था कि वो तन्हा थे, पर अब आपकी बात सुनकर समझ आ रहा है कि वो कुछ बहुत अहम करने गए थे। मैंने शुक्रिया कहा और फ़ोन बंद कर दिया। सीढ़ियों पर बैठे बैठे मेरी नज़रें ज़मीन पर गिर गई। 6 माह और मुझे खबर तक न हुई कि वो शख्स जो मेरे लिए एक नई ज़िंदगी का दरवाज़ा खोल कर गया, खुद ज़िंदगी से रुखसत हो चुका है। अगले दिन मैंने खुद को मामूल पर वापस धकेल दिया। सुबह कॉलेज, शाम असाइनमेंट्स और रात को मुतालिया। मैंने अमजद अंकल के लिए दुआ शुरू कर दी। दिल में उनके लिए एक जगह हमेशा के लिए बन गई थी, मगर मैं जानता था कि रुकना मेरे बस में नहीं। उसातिज़ा मेरी कारकर्दगी से खुश थे। एक दिन इस नाज़िया ने कॉलेज के असम्बली में मुझे सबके सामने से रहा। ये लड़का इन सब के लिए मिसाल है जो हालात से लड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं। ये बात मेरे लिए कोई इनाम नहीं थी, लेकिन हौसला ज़रूर था। फाउंडेशन के हेड सर वसीम ने मुझे ऑफिस में बुलाया। आफाक, तुम्हारे कॉलेज की तरफ से ख़त आया है। तुम्हें बोर्ड की सतह पर रिप्रेजेंट करने के लिए मुंतखब किया गया है। मज़मून नफीसी का मुकाबला है, तुम्हें तैयारी करनी होगी। सर, मैं तैयार हूँ, यही जज्बा चाहिए। और सुनो, अमजद भाई बहुत फ़ख्र महसूस करते अगर वो जिंदा होते। ये सुनकर मैंने बस सर झुका दिया। उनका जिक्र अब मेरे लिए सुकून और चुप दोनों का बायस बनता था। मैंने मज़मून नवीसी के लिए मज़मून चुना, अज़म हालात से बड़ा होता है। ये वो जुमला था जो अमजद अंकल की आंखों से झलकता था जब उन्होंने मुझे बस में पहचाना था। मुकाबला लाहौर में था। पहली बार मैं किसी बड़े हॉल में हज़ारों बच्चों के दरमियान बैठा था। जब माइक पर मेरा नाम पुकारा गया, मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई। मैंने स्टेज पर जाकर मज़मून पढ़ा। खामोशी छा गई, फिर तालियां बजने लगी। वापसी पर फाउंडेशन में सबने इस्तकबाल किया। सर वसीम ने मुझे गले लगाकर कहा, बेटा तुम सिर्फ यहाँ के नहीं, पूरे शहर के लिए उम्मीद हो। मैंने सोचा अमजद अंकल होते तो शायद यही कहते, शाबाश बेटा। समी ने कमरे में आकर मजाक किया। अब तो हमें भी ऑटोग्राफ लेना पड़ेगा तुमसे, आरिफ ने कहा। ओ भाई, बस इतना मत उड़ना वरना पंखे से टकरा जाओगे। हम तीनों हंस पड़े। जिंदगी आगे बढ़ रही थी। मैंने दुख को अपने अंदर दफन किया और ख़ुद को उस वादे की तरफ मोड़ दिया जो अम्मा के लिए किया था। एक रात लाइब्रेरी में बैठे बैठे मैंने अपनी डायरी निकाली। उसमें एक नया सफ़ा खोला और ऊपर लिखा, अमजद अंकल, शुक्रिया, मैं वो बनूंगा जिस पर आपको फ़ख्र होता। फिर कलम रुक गया, मगर जज्बा नहीं, क्योंकि अब मुझे मालूम था कि कुछ लोग चाहे जिस्मानी तौर पर मौजूद ना हों, उनका असर हमारी राहों को रोशन करता है। 3 साल मास्टर्स के साथ साथ मुसलसल CSS की तैयारी का वक्त कुछ आसान नहीं था। फाउंडेशन के बाकी लड़कियां मुझे इस सर कहकर मुखातिब करने लगी थी, आधे मज़ाह में, आधे एहतराम में। मैं उनका मजाक भी बर्दाश्त करता और उनके रहनुमाई भी। सर वसीम ने एक दिन कहा, आफाक, तुम्हारे जैसे बच्चे फाउंडेशन के फ़ख्र होते हैं। जब तुम CSS पास करोगे तो हमारा बोर्ड तुम्हारी तस्वीर लगाकर कहेगा कि ये यहाँ से उड़ा था। मैंने मुस्कुरा कर जवाब दिया, सर, उड़ने के लिए पर काफ़ी है, बस मौसम साथ दे। CSS के इम्तिहानात का वक्त आया तो मैं पूरी तरह तैयार था। पेपर्स आसान नहीं थे, लेकिन हर मजमून में मेरी मेहनत झलक रही थी। इम्तिहान के दिनों में फाउंडेशन की पूरी टीम मेरे लिए ख़ास दुआओं में मसरूफ़ थी। यार आफाक, अगर तुम कामयाब हो गया तो हम तो तेरी सिक्योरिटी में शामिल हो जाएंगे ना? समी ने मजाक करते हुए कहा। नहीं भाई, तुम्हारे लिए ख़ास दरवाज़ा रखूँगा कि जब दिल चाहे आ जाओ। इम्तिहानात के बाद के महीने इंतज़ार में गुजरे। मैंने ख़ुद को मुताले में मशगूल रखा ताकि बेचैनी न सताए।
फिर वो दिन आया जिसका मैं बरसों से मुंतज़िर था। CSS के नताइज का ऐलान होना था। मैं कंप्यूटर के सामने बैठा, हाथ कांप रहे थे, दिल धड़क रहा था। स्क्रॉल करते करते जब मेरा रोल नंबर नज़र आया तो एक लम्हे के लिए आंखें धुंधला गई। पास एक लफ्ज़ था, मगर उसके पीछे बरसों की नींदें, भूखे दिन, पसीने से भीगे सफ़े और माँ की खामोश दुआएं थी। सर वसीम ने जब यह खबर सुनी तो वो दफ्तर से बाहर निकल आए और सब बच्चों को जमा करके कहा, आज हमारा आफाक असिस्टेंट कमिश्नर बन चुका है। तालियां, मुबारकबादें, गले मिलना, सब कुछ एक फिल्मी सीन जैसा लग रहा था। समी ने झट से कहा, अब बता रिश्ता कहाँ से ढूंढना है? आरिफ ने झटका दिया, पहले हमें दावत दे, बाकी बाद में। पोस्टिंग लेटर हाथ में आया तो पहली नज़र में कुछ खास महसूस नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही ज़िले का नाम पढ़ा दिल की रफ्तार तेज़ हो गई। ये वही इलाका था जहाँ मेरा गांव वाक़या था, वही जगह जहाँ मेरा बचपन मिट्टी में गिरा, किताबों में संभला और ख्वाबों में ढला। अब मैं वहाँ सरकारी गाड़ी में जा रहा था बतौर असिस्टेंट कमिश्नर। ड्राइवर ने पीछे मुड़कर पूछा, सर गांव की तरफ भी जाना है? मैंने मुख्तसर सा जवाब दिया, हाँ, सीधा मेन रोड से बाएं तरफ। रास्ता पहचानता था, लेकिन मंजर काफ़ी बदल चुका था। कहीं पक्की सड़क बन चुकी थी, कहीं नई इमारतें खड़ी थी, मगर कुछ चेहरे, कुछ खेत, कुछ दरख्त ऐसे थे जिन्होंने वक्त के सामने हथियार नहीं डाले। गाड़ी जब मेरे पुराने घर के करीब पहुंची तो मैंने रुकने को कहा। उतरकर ज़मीन पर नज़र डाली। वो कच्चा सा घर अब मिट्टी का ढेर बन चुका था। दीवारें गायब थी, सिर्फ एक आधी गिरी हुई ईंटों की साख्त बाकी थी, जैसे कोई खामोश गवाही दे रही हो कि यहाँ कभी किसी ने जीना सीखा था। मैं कुछ लम्हे वहाँ खड़ा रहा। हवा बिल्कुल खामोश थी। फिर एक बूढ़ी औरत वहाँ से गुजरी। मैंने उसे सलाम किया, अम्मा जी, क्या आप जानते हैं यहाँ कभी कौन रहता था? उसने गौर से मेरी तरफ देखा। यही वो घर है जिसमें वो लड़की और उसका बेटा रहते थे। बच्चा बहुत लायक था। फिर वो किसी दिन अचानक गायब हो गया और कुछ दिन बाद उसकी माँ को वडेरे के आदमी उठा कर ले गए। मेरे अंदर कुछ टूटने लगा। मैंने सवाल किया, क्या किसी को मालूम है वो कहाँ गई? नहीं बेटा, किसी ने कुछ न पूछा, सब डरते थे। जफ़र चौधरी के आदमियों से कौन उलझता? मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और वापस गाड़ी में आकर बैठ गया। सर, सीधा हवेली की तरफ? ड्राइवर ने पूछा। नहीं, अभी नहीं, दफ्तर चले। दफ्तर में आकर मैंने तमाम पुलिस और रेवेन्यू रिकॉर्ड निकलवाया, ख़ास तौर पर उन दिनों की जब मैंने गाँव छोड़कर गया था। मगर माँ के बारे में कोई तहरीरी शिकायत, कोई FIR, कोई इत्तला मौजूद नहीं थी। वडेरे का नाम कई जगहों पर ज़रूर था, ज़मीनों के झगड़ों में, कर्ज़ों के तनाज़ात में, मगर माँ का जिक्र कहीं नहीं मिला। मैंने एक काबिल एतमाद इंस्पेक्टर को बुलाकर कहा, ज़फ़र चौधरी और उसके बेटों पर गैर-लानिया नज़र रखो, उनके मुलाजिम, सरगर्मियाँ, सब कुछ रिपोर्ट करो, मगर खुफिया तरीके से। 2 दिन बाद मैंने गांव का बाज़ाब्ता दौरा किया। तमाम यूनियन कौंसल्स को बुलाया गया। स्कूल, अस्पताल, थाने का मुआयना हुआ। लोग हैरान थे कि एक असिस्टेंट कमिश्नर उनकी गांव का पुराना बाशिंदा निकलेगा। तकरीब के बाद एक बुजुर्ग मेरे करीब आए। बेटा, तू वही है ना जिसे सब कहते थे बोर्ड में पोजीशन लेने वाला बच्चा? जी बाबा जी, वही हूँ। माँ का कुछ पता चला? मैं खामोश हो गया। बाबा जी ने मेरा हाथ थामा। वो बड़ी हौसले वाली औरत थी। सब कहती थीं कि एक दिन उसका बेटा बड़ा आदमी बनेगा। तू बन गया, अब उसे ढूंढ भी निकाल। वो जुमला जैसे मेरे सीने पर लिख दिया गया हो। अगले दिन मैंने अपने दफ्तर के अमले के साथ एक मीटिंग बुलाई। हम इस ज़िले में हर शहरी की हिफाजत के ज़िम्मेदार हैं, लेकिन मेरे लिए एक ज़ाती काम भी है। 5 साल पहले एक औरत को ज़बरदस्ती उसके घर से उठाया गया। उसके बारे में मालूम करना है। नाम फाइल में नहीं होगा। उसे हर खामोश गवाह की मदद से तलाश करना है। किसी ने सवाल नहीं किया, सबने सर हिलाया। मेरे लिए अब ये सिर्फ एक माँ की तलाश नहीं, ये उस निज़ाम की आजमाइश थी जिसके अंदर रहकर मैं इंसाफ दिलवाना चाहता था। इस दौरान ज़फ़र चौधरी का नाम आहिस्ता आहिस्ता मंजर पर आने लगा। कुछ मकामी सहाफ़ियों ने पुरानी खबरें निकालना शुरू की। ज़मीनों पर कब्जे, जाली दस्तावेज़ात, गरीबों को धमकाना, सब कुछ अब एक फ़ाइल में जमा हो रहा था। मैं जानता था कि मेरी माँ उनमें से एक ज़ुल्म की शिकार थी, लेकिन जब तक सबूत न होता मैं उस ताकत को ललकार नहीं सकता था। शाम को मैं वापस उस मिट्टी के ढेर के पास गया। चंद बच्चे खेल रहे थे। एक बच्ची मेरे करीब आई। अंकल, ये आपका घर था ना? हाँ, कभी था। मेरी दादी कहती यहाँ से एक दिन एक बच्चा गया था जो सितारा बन गया। मैं हंस पड़ा। और वो बच्चा वापस आ गया है।
अपनी माँ को ढूंढने। दफ्तर में बैठा मैं रोज़ाना उस फाइल को खोलता जो अभी तक खाली थी। उसमें माँ का नाम भी नहीं था, कोई वाक़या भी दर्ज नहीं, लेकिन यह मेरे लिए सबसे आम फाइल बन चुकी थी। एक रोज़ मैंने खुद फैसला किया कि अब पर्दा उठाना होगा। गाड़ी तैयार करवाई, पुलिस फोर्स को साथ लिया और सीधा जफ़र चौधरी की हवेली की तरफ रवाना हो गया। जब हम हवेली के बाहर पहुंचे तो अंदर हलचल शुरू हो चुकी थी। दरवाज़ा खुला और जुनेद बाहर आया, अब दाढ़ी मूंछ रखी हुई, पर अंदाज वही। उसके पीछे जफ़र चौधरी हाथ में लाठी थामे बाहर आया। उसकी आंखों में हैरानी भी थी और पहचान भी। मैं गाड़ी से उतरा, वर्दी में था मगर मेरे लहजे में ज़ाती दर्द शामिल था। जफ़र चौधरी, मुझे तुमसे कुछ सवाल करने हैं, वो करीब आकर बोला। कमिश्नर साहब, अगर आप इजाज़त दें तो अंदर बैठ कर बात हो। नहीं, बात बाहर ही होगी। सादा सवाल है। 5 साल पहले एक औरत को तुम्हारे आदमी उठा कर ले गए थे, उसका नाम? मैं रुका। मेरी माँ था। चंद लम्हे खामोशी छाई रही, फिर वो ज़ोर से हंसा। कमिश्नर साहब, मैं बहुत से लोगों को भूल चुका हूँ, पर तुम्हें नहीं। अब तुम यहाँ तक आ गए। जुनेद आगे बढ़ा। हमें नहीं मालूम कि आपकी माँ कहाँ गई। जो बात है सबूत लेकर आए। मेरा दिल चाहा कि उन दोनों को वहीं गिरफ्तार करवा दूं, मगर कानून मेरी मुट्ठी में नहीं था। कानून के दायरे में रहना मेरी मजबूरी भी थी और जिम्मेदारी भी। मैंने स्पॉट लहजे में कहा, तहकीकात होंगी और अगर सबूत मिला तो तुम्हारी ये हवेली सिर्फ पत्थरों की रह जाएगी। वापसी पर गाड़ी में खामोशी थी। ड्राइवर ने आहिस्ता से कहा, सर, उन लोगों का कुछ नहीं होता, सब डर के मारे खामोश रहते हैं। मैंने उसकी तरफ देखा। डर ख़त्म करना है, एक ही खामोश जुबान को बोलने पर मजबूर करना है। दफ्तर पहुंचते ही मैंने इंस्पेक्टर शफीक को बुलाया। वो ज़िले का सबसे होशियार और बाएतमाद अफसर था। शफीक, मुझे जफ़र चौधरी और उसके बेटे पर मुकम्मल नज़र रखनी है। मुलाजिम, दोस्त, मेहमान, फ़ोन कॉल, सब कुछ, मगर कोई ऐसा सबूत चाहिए जो अदालत में खड़ा हो सके। शफीक ने इस बात में सर हिलाया। सर, एक मुलाजिम है उनका, नज़ीर नाम का, पुराना है, हर काम का राज जानता है, उसे तोड़ा जा सकता है। मैंने फाइल खोली। काम शुरू करो। अगले चंद दिनों में जफ़र चौधरी की निगरानी का दायरा वसी हो गया। फ़ोन टेप होने लगे। हवेली के आसपास सादा लिबास में सिपाही तैनात किए गए। मैं खुद रोज़ाना रिपोर्ट चेक करता, मगर अब तक कुछ खास हाथ नहीं आया था। एक दिन इंस्पेक्टर शफीक ने आकर इत्तला दी। सर, नज़ीर ने पैसे ले लिए हैं, बातचीत हुई है, वो तैयार है कुछ बताने को, मगर तहफ़्फ़ुज़ मांग रहा है। उसे गवाह के तौर पर तहफ़्फ़ुज़ दो और जो कुछ वो जानता है वो रिकॉर्ड करवाओ। सर, उसने कहा है आप खुद सुने, आपके लिए ज़ाती है। उसी रात एक खुफिया मकाम पर मैंने नज़ीर से मुलाकात की। वो लर्ज़ रहा था मगर आंखों में शर्मिंदगी थी। साहब, मैं सब कुछ जानता हूँ। वो औरत, आपकी माँ, 5 साल से कैद है, जंजीरों में, कभी हवेली के पिछले कमरे में, कभी फार्म हाउस के तहखाने में। मेरा दिल दहल गया, मगर मैंने खुद पर काबू रखा। क्यों? इसलिए कि वो आपकी माँ थी। वडेरे को डर था कि आप वापस आएंगे, और जब आएंगे तो उस माँ की मौजूदगी आपके हौसले को ताकत देगी। उसने उसे छुपा कर रखा। अब कहाँ है? अभी फार्म हाउस में थी, लेकिन पिछले हफ्ते जगह बदली गई है। वडेरा कहता है तुम अब ताकतवर हो गए हो, इसलिए उसे कभी सामने नहीं लाना। मैंने इंस्पेक्टर को इशारा किया। ये सब रिकॉर्ड हो रहा है ना? जी सर। अगले दिन मैंने अदालत से खुफिया वारंट हासिल किए। फार्म हाउस पर छापे की तैयारी होने लगी। मैं जानता था कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन अब खेल सिर्फ ताकत का नहीं, सबूत का था। उसी शाम में कॉल आई। सर, फार्म हाउस से गाड़ियाँ निकली हैं, लगता है कुछ छुपाया जा रहा है। फौरी रोको और सब रिकॉर्ड करो। लेकिन जब हम फार्म हाउस पहुँचे तो खाने का दरवाज़ा खुला था। अंदर खाली कमरा, जंजीरों के निशानात, कुछ पुराने कपड़े और एक चादर पड़ी थी। मैं खामोशी से खड़ा रहा। इंस्पेक्टर बोला, सर, लगता है किसी ने मखबरी कर दी। मैंने सिर्फ इतना कहा, यह खेल अभी ख़त्म नहीं हुआ। सच की तलाश अब और गहरी होगी। पहला कदम मुकम्मल हुआ था। फार्म हाउस की खाली तहखाने में खड़ा मैं दीवार पर बने नाखनों के निशान गूड़ रहा था। मिट्टी में जंजीरों के कटाव अब भी ताज़ा थे। चादर का कोना खूनालूद था, शायद पुरानी चोट का निशान। मेरे साथ मौजूद इंस्पेक्टर शफीक खामोश थे, जैसे अल्फाज उस मौके के लिए कमज़ोर पड़ गए हों। मैंने तहखाने का हर कोना छान मारा, कुछ नहीं बचा था, ना कोई इंसान, ना कोई पत्ता। जैसे वो सब कुछ पहले ही जानते थे कि हम आ रहे हैं। किसी ने हमें कबल अज़ वक्त खबर दी है, शफीक ने आहिस्ता से कहा।
ऐसा लगता है जैसे वो हर कदम से पहले हमारा मंसूबा जान लेते हैं। मैंने उससे से मुट्ठी भींची। मखबरी अंदर से हो रही है। इस निज़ाम में कहीं न कहीं दरार है। फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया। तस्वीर, निशान, कपड़े सब कब्जे में लिए गए, मगर ये सिर्फ इशारे थे, सबूत नहीं। माँ के वजूद की कोई कानूनी शहादत हमारे हाथ ना आ सकी। अगले दिन दफ्तर में मीटिंग बुलाई गई। पुलिस, इंटेलिजेंस, रेवेन्यू सब अदारों के नुमाइंदे मौजूद थे। हमें एक औरत की तलाश है जो एक ताकतवर शख्स के कब्जे में रहे। हमारे पास बयानात हैं, सबूत चुजरे हैं, मगर ये ऑपरेशन अगर बार बार नाकाम होगा तो रियासत की साख भी मुतासर होगी। सब ने इत्तफाक किया कि निगरानी मज़ीद सख्त की जाएगी। शाम को मैंने नज़ीर को दोबारा बुलवाया। ये कैसे हो सकता है कि वो इतनी जल्दी सब कुछ समेट कर गायब हो जाए? नज़ीर ने जवाब दिया, साहब वो सब कुछ पहले से तैयार रखते हैं। 3 जगहों पर कैद खाने हैं। जब किसी जगह खतरा हो फ़ौरन औरत को दूसरी जगह मुंतकिल कर देते हैं। अब कहाँ ले गए हैं पता नहीं साहब, लेकिन छोटे चौधरी के मुलाजमों में से एक बात ही करता है। शर्त यह है कि वो पैसे देगा और तहफ़्फ़ुज़ मांगेगा। कर लो बंदोबस्त, अगली बार हमें खाली हाथ नहीं लौटना। मैंने अगले दिन मीडिया से भी रुजू किया, लेकिन किसी खबर में माँ का जिक्र नहीं हो सकता था। सिर्फ ये कि ज़िला इंतज़ामिया इंसानी हुकूक़ के संगीन खिलाफ वर्जियों पर कार्रवाई कर रही है। इससे ज़्यादा कहना कानूनी तौर पर मुनासिब न था। कई दिन गुजर गए, माँ का कोई सुराग न मिला। फार्म हाउस पर दोबारा छापे के लिए अदालत से इजाज़त ली, मगर जफ़र चौधरी ने पहले ही नया स्टे ऑर्डर हासिल कर लिया। अब वो खुलकर खेलने लगा था। इलाके की 2 सहाफ़ियों को धमकियाँ दी गई। एक वकील जिसने हमारी पिटीशन तैयार की थी, उस पर झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया गया। दफ्तर में बैठा मैं पुरानी फाइलें पलट रहा था जब इंस्पेक्टर शफीक अंदर आया। सर, जो बंदा नज़ीर ने बताया था वो मिल गया है। नाम है आसिफ। वो पहली हवेली के पीछे काम करता था। लाया कहाँ है? नीचे बैठा है, डरा हुआ है। ऊपर भेजो। आसिफ अंदर आया, कपड़े मिट्टी से अटे हुए, नज़र नीचे, आवाज़ कांपती हुई। साहब, मैंने खुद देखा है उस औरत को। पिछले महीने फार्म हाउस के पीछे गाड़ी में डाला गया था। वो चीख रही थी, जंजीरें बंधी हुई थी। चेहरा देखा? हाँ साहब, पुराना दुपट्टा ओढ़ा हुआ था, मगर चेहरा मैंने याद रखा। तुम्हारी गवाही रिकॉर्ड होगी। साहब, मेरी बीवी और बच्चे हैं, मेरी जान को ख़तरा होगा। तुम्हें मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। अब एक आखिरी बात बताओ, अब वो कहाँ है? कहते हैं कि उसे वडेरा शहर के करीबी जंगल में अपने नए गोदाम के तय खाने में छुपाता है। वहाँ कोई नहीं जाता, वो जगह बिल्कुल खुफिया है। पक्का? जी, मेरा एक साथी वहाँ काम करता है। उसी रात इंटेलिजेंस टीम ने तस्दीक की कि वो मकाम वडेरा के इस्तेमाल में है और वहाँ दिन रात सिक्योरिटी तैनात है, मगर वो किसी और नाम पर रजिस्टर्ड है, इसलिए रस्मी कार्रवाई पे जीता है। मैंने प्लान तैयार किया। इस बार छापा सिर्फ कानूनी नहीं, खुफिया भी होगा। पुलिस की वर्दी नहीं, आम कपड़े, रात का वक्त, मुकम्मल खामोशी। अगले दिन टीम तैयार हुई। 8 लोग, मुकम्मल तरबियत याफ्ता। आसिफ को भी साथ लिया गया ताकि वो मकाम की तस्दीक कर सके, मगर ऐन वक्त पर इत्तला आई, सर, वडेरा शहर से बाहर गया है और उसके लोग फार्म हाउस में दोबारा सरगर्म हो गए हैं। क्या? अब तो वो फार्म हाउस गेन हो चुका था। नहीं सर, अंदरूनी ज़राए से मालूम हुआ है कि वो जगह सिर्फ ज़ाहिर में खाली की गई थी। नीचे एक और खुफिया कमरा मौजूद है। ये सुनकर मेरा खून खौलने लगा। आज रात वहीं जाएंगे और इस बार ज़मीन खोद कर रख देंगे, लेकिन खाले वापस नहीं आएंगे। इस बार दिल में अज़म भी था और गुस्सा भी। जुल्म का पर्दा चाक होने वाला था। अब वो ज़्यादा देर पर्दे में न रह सकते थे। माँ, मैं आ रहा हूँ। जंगल के करीब फार्म हाउस की खुदाई, निगरानी और हफ्तों की मेहनत के बावजूद कोई फैसला कुन कामयाबी न मिल सकी थी। कई छापे मारे, कई जगह देखी गई, मगर हर बार या तो खाली कमरे मिलते या ऐसे सबूत जो कानूनी तौर पर कमज़ोर थे। मैं दिन रात दफ्तर में, मीटिंग्स में और इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के पीछे लगा रहा, लेकिन नतीजा सिफर था। दिल में सवाल था कि आखिर कब तक। एक दिन दोपहर के वक्त मेरे दफ्तर में एक सादा सा लिफाफा मौसूल हुआ, जिस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, ये ख़त उससे इंसाफ की पहली सीढ़ी है जो बरसों से कैद है। लिफाफा खोला, अंदर एक ख़त और एक छोटा सा मेमोरी कार्ड था। ख़त साफ उर्दू में लिखा गया था, शायद किसी पढ़ी लिखी लड़की का। मोहतरम कमिश्नर साहब, मेरा नाम ज़ाहिर नहीं कर सकती क्योंकि अभी भी कैद हूँ, मगर जो जुल्म मेरे साथ हुआ है उसकी कहानी बताना मेरा फ़र्ज़ है। मुझे ज़फ़र चौधरी ने अपने बेटे जुनैद के ज़रिए मोहब्बत में फंसा कर हवेली बुलाया। शादी का वादा किया गया,
लेकिन निकाह उसके जहनी मरीज छोटे बेटे से करवा दिया गया। 3 साल से मैं दोनों बाप बेटों के हाथों जिस्मानी अजियत का शिकार हूँ। हर रात एक नया जहन्नम होता है। मैं जानती हूँ कि ये सब सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ। उसी हवेली में एक औरत भी कैद है, जंजीरों में, खामोश मगर जिंदा। उसके मुतालिक सब कुछ उसी कार्ड में है। अगर इंसाफ जिंदा है तो ये कदम पहला होगा। बराए मेहरबानी देर न करे। एक कैदी रूह। मैंने फौरी मेमोरी कार्ड लैपटॉप में लगाया। फाइलें खुलने लगी, वीडियोस, ऑडियो क्लिप्स, तस्वीर, सब कुछ वाज़िया था। एक वीडियो में जुनैद एक औरत पर तशद्दुद करता नजर आ रहा था। दूसरी वीडियो में ज़फ़र चौधरी किसी नौजवान लड़की को धमका रहा था। उनके चेहरे, आवाज़ सब साफ। मैंने फ़ौरन पुलिस कमिश्नर को बुलाया। सर, मेरे पास सबूत है। हवेली में जिनसी तशद्दुद, ज़बरदस्ती निकाह और गैर कानूनी कैद जैसे जराइम के पक्के सबूत। कमिश्नर ने फाइल देखी, वीडियोस देखी और फ़ौरन कहा, रेड का हुक्म दे रहे हैं, इस बार कोई नहीं बचेगा। अगले दिन सुबह 5:30 बजे टीम तैयार हुई। रेड का वक्त आया। हवेली के चारों तरफ से फोर्सेज ने घेराव किया। दाखिली दरवाज़ा तोड़ने के बाद सबसे पहले अंदरूनी कमरे की तलाशी शुरू हुई। जुनैद उस वक्त एक कमरे में एक लड़की के साथ मौजूद था, नशे में धुत। लड़की की हालत बुरी थी। जुनैद को फौरी गिरफ्तार किया गया। वो मुज़ाहमत करता रहा मगर गिरफ्तारी मुकम्मल हुई। दूसरे कमरे में ज़फ़र चौधरी मौजूद था, सोफे पर बैठा जैसे उसे पहले से सब मालूम हो। मेरे वकील को कॉल दो, ये सब सियासत है। मैंने उसकी तरफ देखा और सिर्फ इतना कहा, यह सियासत नहीं, इंसाफ है। ज़फ़र चौधरी और जुनैद दोनों को हथकड़ियाँ लगाती गई। साथ ही हवेली की मुकम्मल तलाशी शुरू हुई। स्टोर रूम के पीछे छोटा दरवाज़ा मिला जिस पर ताला लगा था। दरवाज़ा तोड़ा गया। नीचे जीने थे। तय खाने में अंधेरा था, लेकिन टार्च की रोशनी में दीवारों पर निशान थे, जंजीरों के निशानात, खराशे और कुछ पुराने कपड़े। एक तरफ एक औरत नींद बेहोश हालत में बैठी थी, चेहरा कमज़ोर, आंखों के नीचे गहरे साए, मगर चेहरा जाना पहचाना लगा। मैं आगे बढ़ा। अम्मी। उसने आंखें खोलने की कोशिश की लेकिन पहचानने के आसार न थे। लेडी पुलिस ने उसे फौरी उठाया और एम्बुलेंस से मुंतकिल किया। मैं बाहर निकला तो मीडिया जमा हो चुका था, कैमरे, माइक्स और सवालात की गूंज। सर, क्या ये वही केस है जिस पर आप कई दिन से काम कर रहे थे? जी, और ये सिर्फ शुरुआत है, पुलिस ने बयान जारी किया। ज़िला इंतज़ामिया ने कामयाब कार्रवाई में ज़फ़र चौधरी और उसके बेटे को हिरासत में लिया है। हवेली से एक लड़की को बाजियाब करवाया गया है और दीगर शवाहद से मरीज जराइम की निशानदेही हुई है। शाम को मैंने अस्पताल जाकर माँ को देखा। वो अब भी खामोश थी, यादाश्त वापस नहीं आई थी, लेकिन वो जिंदा थी। मैंने उनका हाथ थामा। अम्मी, अब मैं आ गया हूँ, अब आपको कोई कैद नहीं रख सकता। उसी लम्हे मुझे लगा कि ये वही पहली रोशनी है जिसका मैं बरसों से इंतज़ार कर रहा था। जुल्म का पर्दा चौक हो चुका था और अब इंसाफ की किरण पूरी रोशनी में बदलने वाली थी। अस्पताल के वार्ड नंबर 7 की खिड़की से सुबह की रोशनी अंदर आ रही थी। माँ बेड पर खामोश लेटी थी। उनकी आंखें खुली थीं, लेकिन किसी एक नुक्ते पर जमी हुई, जैसे सामने की दुनिया से उनका कोई ताल्लुक ही न रहा हो। मैं रोज़ाना आकर बैठता, उनका हाथ थामता, कुछ बातें करता, पर उनके चेहरे पर कोई रद्द-ए-अमल ना आता। डॉक्टर ने बताया था कि ज़हनी सदमा शदीद था। सालों की कैद, जिस्मानी अज़ियत, खामोशी और तन्हाई ने दिमाग पर असर डाला है। वक्त लगेगा मगर इम्कानात है। आप मुसलसल राब्ते में रहे। वाकिफ़ चेहरे, आवाज़ें, पुरानी बातें, ये सब यादाश्त को मुतहर्रिक कर सकती है। मैं हर दिन उनके करीब बैठकर वही किस्से सुनाता जो वो मुझे सुनाया करती थी। अम्मी, याद है वो दिन जब छत टपक रही थी और हम दोनों कोने में दुबक कर बैठे थे? कोई जवाब ना आता, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारता। आप कहती थी एक दिन बड़ा अफसर बनेगा मेरा बेटा। वही दिन आ गया अम्मी। वडेरा और उसके बेटे पर केस अदालत में था। तमाम सबूत, वीडियोस, गवाह और बच्ची की गवाही ने मुकदमे को मजबूत बना दिया था। मीडिया में ये केस इंसाफ की मिसाल बन चुका था। अदालत ने ज़फ़र चौधरी और जुनैद को उम्र कैद की सज़ा सुनाई, जबकि बाकी मुलव्विस अफराद को भी मुख्तलिफ सज़ाएँ हुई। हवेली और फार्म हाउस समेत तमाम जायदाद जब्त कर ली गई और सरकारी तहवील में ली गई। मगर मेरे लिए सबसे अहम फतह अभी बाकी थी। माँ की यादाश्त वापस आना, उनका बेटे को पहचानना, यही मेरी असल कामयाबी थी। डॉक्टर ने तजवीज़ दी कि माँ को दिमागी अस्पताल के ख़ास वार्ड में मुंतकिल किया जाए, जहाँ वो मुसलसल मॉनिटरिंग में रहेंगी। मैंने फ़ौरन इजाज़त दे दी। वहाँ का माहौल पुरसुकून था। नफ्सियाती मुआलिज, थेरेपी सेशन, सब कुछ मुनज़्ज़म था। एक दिन माहिर नफ्सियात ने मुझे अलग बुलाकर कहा,
हम एक तरीका आजमाना चाहते हैं। अगर अब माँ के साथ पुरानी जगहों पर जाएं, उनको वो मनाजर दिखाएं जहाँ उनकी ज़िंदगी के जज्बात जुड़े थे, तो शायद यादाश्त को झटका लगे। मैंने कहा, मैं तैयार हूँ। अगले हफ्ते माँ को एक मखसूस इजाज़त के साथ गाड़ी में बिठाया गया। वो खामोश थी, लेकिन उनकी आंखें खिड़की से बाहर ज़रूर देख रही थी। मैंने गाड़ी उसे मिट्टी के ढेर के पास रोकी, जहाँ हमारा पुराना कच्चा घर था। अम्मी, देखिए, ये वही जगह है जहाँ आपने मेरे लिए दिन रात काम किया। ये वही छत थी जिसके नीचे हम बारिश से बचते थे। मैंने जेब से वो पुराना रुमाल निकाला जो मैंने उनके लिए पहली बार ख़रीदा था, जो बरसों से संभाल कर रखा था। याद है, मैंने ये स्कूल के वजीफे से आपके लिए ख़रीदा था। अचानक उनके हाथों में जंबश हुई, आंखों में नमी तैरने लगी, होंठ हल्के से कांपे। बेटा, मैं चौंक कर उनके चेहरे की तरफ झुका। अम्मी, आपने मुझे पहचाना? उन्होंने मेरा चेहरा थाम कर कहा। तू मेरा आफाक है ना? मेरे अल्फाज नहीं निकले। मैंने उनके माथे पर बोसा दिया। हाँ अम्मा, मैं ही हूँ, आपका आफाक। अस्पताल वापस आकर उनका इलाज जारी रहा, लेकिन अब वो खामोश खाली आंखों वाली औरत नहीं थी। वो अब बातें करती थी, मुझे याद करती थी और हर दिन मुझे दुआएं देती थी। कुछ हफ्तों बाद उनकी सेहत काफ़ी बेहतर हो चुकी थी। मैंने उनको फाउंडेशन ले जाकर वहाँ के बच्चों से मिलवाया। ये सब मेरे छोटे भाइयों की तरह है अम्मा, जैसे आपने मुझे संवारा। अब मैं इन सब की मदद करता हूँ। अम्मा ने आहिस्ता से कहा, तुमने वो सब कर दिखाया जो मैंने सोचा भी नहीं था। तुम मेरी उम्मीद नहीं, मेरी जीत हो आफाक। मैंने उनके कदमों के करीब बैठकर कहा, अब हमें कहीं और चलना है, आपके अपने घर में, जो मैंने शहर में आपके लिए लिया है। वहाँ ना कोई वडेरा है, ना कोई खौफ, सिर्फ सुकून है। पोस्टिंग अब तब्दील हो चुकी थी और मैं शहर में तैनात हो गया था। सरकारी क्वार्टर के बजाय मैंने एक सादा सा घर लिया, जिसने अम्मा की पसंद के सेहन, एक छोटा सा बागीचा और किचन के साथ वही पुरानी लकड़ी की चौकी भी बनवाई थी, जिस पर वो बैठकर सब्जी चुना करती थी। रात के वक्त अम्मा छत पर बैठ जाती, मैं साथ चाय लेकर आता। वो सितारे गिनती और कभी कभी कहती, जब मैंने कहा था तू अफसर बनेगा, तो सब हंसते थे। अब देख, सबके बेटे मेरे बेटे के मातहत हैं। मैं मुस्कुराकर जवाब देता, अम्मा, बस ये सब आपके ख्वाब की बदौलत मुमकिन हुआ। ये वो लम्हा था जब मुझे लगा मेरी कहानी मुकम्मल हो गई है। वो लड़का जो बस में बैठकर रोता हुआ कहीं पहुंचा था, अब अपनी माँ के सीने से लगा हुआ सुकून से सांस ले रहा था। दुनिया की हर कामयाबी मेरे लिए स्थानवी थी। असल जीत यही थी, माँ की वापसी और मेरी तकमील।